नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग पॉलिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यूनियन बजट के बारे में जानेंगे। यूनियन बजट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यहाँ से क्वेश्चंस चाहे आपके प्री हो, मेंस हो, कोई भी, या फिर आपका यूपीएससी हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर कोई भी आपका स्टेट पीएससी हो, तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्री और मेंस दोनों में ही इसमें सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पूरे प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि बजट का जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के साथ साथ जो उसके इम्प्लीकेशंस है वो क्या है, कौन कौन से यहाँ पे कट मोशंस होते हैं, इवन कट मोशंस को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि रिसेंटली 2017 में कौन से दो बड़े चेंजेस हुए थे जो कि बजट के रिगार्डिंग थे और उनको क्यों लाना पड़ा जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनेक्टमेंट ऑफ द यूनियन बजट, देखिए यहां पे क्या हो रहा है जरा सा समझिए कि जो यूनियन बजट है उसको इनेक्ट किया जाता है, उसको फ्रेम में लेके आया जाता है। तो सबसे पहले तो बात कर ले कि उस बजट को प्रिपेयर कौन करेगा। तो देखिए, बजट को जो प्रिपेयर करते हैं वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसका ओन्ड फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रिपरेटरी डिवीजन है, डिवीजन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा वो डिवीजन है? वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर। तो वही प्रिपेयर करता है बजट को। प्रेजेंट कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड बजट जो शब्द है उसको भारत में के संविधान में आप नहीं देखेंगे कहीं भी, लेकिन आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसकी बात करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको ही हम लोग बजट कहते हैं। और बजट क्यों बोलते हैं? बूझे से ये आया है। बूझे क्या होता है? लेदर बैग। क्यों कहा जाता है? ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले पॉलिटी सीरीज के लेक्चर में। तो प्लीज जाइए उसे जरा जाके देखिए। मैं यहाँ पे आई बटन में उसे पिन कर दे रहा हूं। उसके बाद में इसका मतलब क्या है? ये एक स्टेटमेंट है of the estimated receipts and expenditure of the government for that particular year। कहने का मतलब है कि देखिए, गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू मिलेगा, उसके अलावा गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर ईयर में कुछ एक्सपेंडिचर करेगी, तो उसी का एक एनुअल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको हम लोग बजट कहते हैं। और आर्टिकल 112 इसको इनकलकेट करता है। एक मेजर चेंज हुआ था 2017 में। साल 2017 में जो रेलवे और यूनियन बजट्स थे उन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। इससे पहले क्या होता था, थोड़ा सा वो सिचुएशन समझ लीजिए। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे को भी प्रेजेंट किया जाता था एक साथ में ही। ठीक है, होता ये था कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, और इकोनॉमिक सर्वे बताता क्या है? इकोनॉमिक सिचुएशन, है ना, कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है करंट फाइनेंशियल ईयर की। तो उस साल की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है, आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो इस इकोनॉमिक सर्वे के बारे में डिटेल प्रेजेंटेशन दिया जाता था, और ये भी बजट के साइड बाय साइड ही टेबल किया जाता था। लेकिन अब इसे लोकसभा में 3 से 4 दिन पहले, 3 to 4 days प्रायर टू बजट के प्रेजेंटेशन में रखा जाता है। यानी कि बजट जब पेश किया जाएगा उससे 3 से 4 दिन पहले अब इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। ठीक है, उसके अलावा होता यह था कि दो बजट होते थे। एक होता था आपका रेलवे बजट और दूसरा होता था आपका यूनियन बजट या जनरल बजट के नाम से भी जानते थे। तो अगर हम लोग बात करें तो जो यूनियन बजट है, वो यूनियन बजट आपका दिया जाता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी, डिपेंडिंग की लीप ईयर है या नहीं है उस पे। तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी पे जनरल बजट, और जो रेलवे बजट है वो प्रेफरेबली थर्ड वीक ऑफ फेब में प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन 2017 में जब फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी थे, स्वर्गीय हो चुके हैं अब वो, तो उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री के मतलब हेडिंग में इसको क्या किया गया? मर्ज कर दिया गया। 92 इयर्स के बाद में इसको मर्ज किया गया और अब रेलवे एंड यूनियन बजट साथ में ही पेश किए जाते हैं।
तो ये प्रेजेंटेशन है। और ऑब्वियसली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अपनी कार से उतरते हैं, उसके बाद में लेदर बैग होता है जिसको बूजे कहते हैं, उस लेदर बैग को दिखाते हैं, मीडिया को विक्ट्री साइन शो करते हैं और उसके बाद में फिर वो अपनी बजट स्पीच को प्रेजेंट करते हैं। तो अब बारी आती है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। तो देखिए, जब भी प्रेजेंटेशन होगी तो प्रेजेंटेशन कौन करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर। और फाइनेंस मिनिस्टर इसको बजट स्पीच के साथ में प्रेजेंट करते हैं। और कहां पे प्रेजेंट करेंगे? ये प्रेजेंट करते हैं इसे लोकसभा में। तो इसको इंट्रोड्यूस जो किया जाएगा वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ बजट स्पीच। और बजट स्पीच पेश कहां की जाएगी? सबसे पहले लोकसभा के अंदर। तो लोकसभा के अंदर बजट स्पीच पेश की जाती है ना। और बजट है क्या? बेसिकली जो बजट है वो है इकोनॉमिक एंड सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उस साल के फाइनेंशियल ईयर का ये सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी है गवर्नमेंट की, यानी पैसा कैसे खर्च होना है, कौन सी स्कीम्स लगानी है और कितना अमाउंट कहां डाइवर्ट करना है, किसके उद्धार के लिए डाइवर्ट करना है, बेसिकली ये यहां पे इन्वॉल्व रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये हमारी इकोनॉमी का एंड इनफैक्ट यूनियन गवर्नमेंट का। उसके बाद में फिर इसको टेबल किया जाता है, फिर इसको प्रेजेंट किया जाता है राज्यसभा। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि बजट और कुछ नहीं है, ये कुछ सीरीज ऑफ मनी बिल्स हैं। क्यों? क्योंकि आप आगे के डिस्कशंस में पता चलेगा कि ये बेसिकली डिमांड्स हैं। कि जैसे होम मिनिस्ट्री ने डिमांड की कि हमें ये पॉलिसी लेके आनी है, अब हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इतना पैसा चाहिए। तो ये मनी बिल है, सीरीज ऑफ मनी बिल्स है। तो ऑब्वियसली सीरीज ऑफ मनी बिल्स हैं, तो मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस कहां पे किया जाएगा? लोकसभा में। और जो सिग्निफिकेंस है राज्यसभा का वो उतना ज्यादा नहीं रह जाता, इनको बस पेश किया जाना है, इनको बस वहां पे इंट्रोड्यूस करने का प्रोविजन है। तो साइड बाय साइड नहीं, पहले लोकसभा और फिर हम लोग इसे राज्यसभा में प्रेजेंट करते हुए देखते हैं। उसके बाद दूसरा फेज आता है जनरल डिस्कशन का। अब जनरल डिस्कशन का मतलब क्या है कि देखिए, जो गवर्नमेंट साइड के मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ये लोग अप्रिशिएट करेंगे, ये लोग तारीफ करेंगे, ये लोग उसकी बढ़ा चढ़ा के उसको बताएंगे सबको कि ये बहुत अच्छा बजट है, इससे अच्छा बजट कभी पेश ही नहीं हुआ। और ये अप्रिशिएट करेंगे और डिफेंड करेंगे उस बजट। इस डिबेट में यही होगा, डिस्कशन में यही होगा। जबकि जो ऑपोजिशन के एमपीज हैं, है ना, जो ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो क्या करेंगे? वो ऐसे बजट को, वो इस बजट को क्या करेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे। ऑब्वियसली काम यही है तो क्रिटिसाइज करेंगे। तो यही डिस्कशन और यही बातें चलती है। और ये डिस्कशन लगभग 3 से 4 दिनों तक ये चलती है। ठीक है, जिसमें सारे हर एक पॉइंट को खंगाल के देखा जाता है। और उसके बाद में 3 से 4 दिन जब खत्म होंगे, जब डिस्कशन एंड होने वाला है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास में राइट टू रिप्लाई, ये जनरल राइट टू रिप्लाई है। ये चाहे तो जिसको रिप्लाई देना चाहे दे सकते हैं, जिस क्वेरी का आंसर करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये जनरल डिस्कशन एंड होता है। ठीक है, ये जनरल डिस्कशन क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। और इस जनरल डिस्कशन को एंड करते हैं, और इस जनरल डिस्कशन के एंड पे हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। हाउस इज एडजर्न कितने समय के लिए? फॉर 3 to 4 वीक्स, लगभग 3 से 4 हफ्तों के लिए इसे एंड कर दिया जाता है। ठीक है, आगे अब देखेंगे कि जैसे अगर हम लोग इस बजट को प्रेजेंट कर रहे हैं लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, या हम यूं कहें कि मार्च एक तरीके से, और 3 से 4 दिन उसके डिस्कशन में चले गए, तो आप ये मान के चलिए कि मार्च के बाद में 3 से 4 हफ्तों के लिए, लगभग अप्रैल तक के लिए इसे क्या कर दिया गया? एडजर्न कर दिया गया। अब वापस मिलेंगे अप्रैल में, और फिर 26 दिन और होते हैं, यानी कि तब तक मई आ चुका होता है। 26 दिन के अंदर का टाइम होता है वोटिंग के लिए। आगे हम लोग बात करेंगे इस पे। 26 दिन का टाइम होता है वोटिंग के लिए। तो हम लोग आ जाएंगे मई में।
अब मैं आपको ये बता चुका हूं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलता है अगले साल के। तो अगर बात करें तो आप यहां देखिए 1 अप्रैल यहां शुरू हो चुका है जब हाउसेस एडजर्न होके वापस आए, और अगला मई तक आ चुका है, लगभग 2 महीने आ चुके हैं। अब इन 2 महीनों का खर्चा कहां से आएगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसा तब तक नहीं निकाल सकते जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता, और अप्रोप्रिएशन बिल तो तब पास होगा जब वोटिंग होगी यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए फिर यहां पे क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट का प्रोविजन। अब क्या होता है बेसिकली कि जब डिस्कशन खत्म हुआ तो और हाउस एडजर्न होने जा रहा है, उससे पहले गवर्नमेंट लेके आती है वोट ऑन अकाउंट, और इस वोट ऑन अकाउंट को सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाया जाता है। ये है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, और ये क्या कहता है कि देखिए जितना भी एक्सपेंडिचर है, जितना भी एक्सपेंडिचर है ना, जो कि मेंशन किया गया है एप्रोप्रिएशन बिल में, तो ये जितना भी एक्सपेंडिचर है उसका 1/6 पार्ट क्या किया जाएगा, वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। प्रोवाइडेड कहां से, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ताकि ये जो 2 महीने हैं इनका खर्चा चलाया जा सके। ठीक है, तो ये है वोट ऑन अकाउंट का प्रोविजन। अब हम लोग आगे चल के देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ती है। अभी बस ये जान लीजिए, इतना समझ लीजिए मोटा मोटी कि ये प्रोसीजर लंबा चलता है। देखिए 3 से 4 हफ्ते के लिए हाउस को एडजर्न किया गया। अभी 3 से 4 हफ्तों में होता क्या है उस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा जब ये वोट ऑन जब ये 3 से 4 हफ्ते होके रिज्यूम होके आएंगे, फिर वोटिंग का प्रोसीजर चलेगा, और जब वोटिंग का प्रोसीजर चलेगा तो उसके लिए 26 दिन होते हैं, तो आते आते मई आ चुकी होगी। तो 2 महीनों का खर्चा चलाने के लिए सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से चालू होता है। तो इसीलिए वोट ऑन अकाउंट का प्रोविजन दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रोविजन है, जो कि कहता है कि जितना भी एक्सपेंडिचर आपने अप्रोप्रिएशन बिल में मेंशन किया है, कि जो उस फाइनेंशियल ईयर का अप्रोप्रिएशन बिल है उसका 1/6 मनी हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये वोट ऑन अकाउंट का प्रोविजन है, और ये पास किया जाता है एडजर्नमेंट होने से जस्ट पहले, यानी कि 3 से 4 दिन के जब डिस्कशन एंड हो गए हैं तब। आगे आप और अच्छे से समझ पाएंगे इसे। उसके बाद तीसरा प्रोसीजर, तीसरा स्टेप है इसमें, स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। अब ये तीसरा स्टेप क्या है, स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। देखिए ये कब होगी, जब ये 3 से 4 हफ्ते चल रहे हैं, 3 to 4 वीक्स ऑफ एडजर्नमेंट, जब ये 3 से 4 हफ्ते चल रहे हैं एडजर्नमेंट के, तब इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ये क्या है, देखिए ये जो यूनियन बजट है, इस बजट में है क्या, डिमांड्स है ना, डिमांड्स है फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, ये आपकी क्या है, डिमांड्स है। ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्री से, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग डिमांड्स हैं जो हो रही हैं। अब इन डिमांड्स को देखने के लिए, इन डिमांड्स को जस्टिफाई करने के लिए, या फिर हम यूं बोले स्क्रूटिनाइज करने के लिए क्या अवेलेबल है, डिपार्टमेंट वाइज स्टैंडिंग कमिटीज, है ना, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज अवेलेबल है। अब ये स्टैंडिंग कमिटीज क्या करती हैं, ये रिव्यू करती हैं उन डिमांड्स को, और डिमांड्स को रिव्यू करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करती हैं, और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करती हैं ताकि वोटिंग की जा सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री है। अब होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमें एक पॉलिसी लेके आनी है, और उस पॉलिसी के लिए हमें 1000 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये 1000 करोड़ रुपए आएंगे कहां से, ये आएंगे बजट से एलोकेट होंगे, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से पास होंगे। तो इसके लिए डिपार्टमेंट वाइज स्क्रूटिनी इसमें होगी, यानी कि जो स्टैंडिंग कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स,
ये इसको स्क्रूटिनाइज करेगी, इसका एनालिसिस करेगी। एनालिसिस के बाद में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट को फिर सबमिट किया जाएगा कहां? पार्लियामेंट के अंदर, बेसिकली लोकसभा में। और इसको जब सबमिट कर दिया गया है तो इस रिपोर्ट पे फिर एक्ट करेंगे। ये अब सैंक्शन करने का, डिमांड्स को ना करने का जो काम है वो इस रिपोर्ट के तहत, ये काम किसका है? लोकसभा का, या हम यूं बोले पार्लियामेंट का। ये पार्लियामेंट का टोटल कॉल हो जाता है। तो ऑब्वियसली अब जब रिपोर्ट आ चुकी है तो 3 से 4 हफ्ते बाद का जो एडजर्नमेंट पीरियड था, स्क्रूटिनी पीरियड था बेसिकली, उसके बाद में रिज्यूम होंगे सेशंस, और जो वोटिंग है वो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, इस पे वोटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग स्टार्ट होने वाली है। अब इसमें क्या होगा कि पार्लियामेंट रिज्यूम हुआ, ठीक है, पार्लियामेंट रिज्यूम्स, और इस 3 से 4 हफ्ते के स्क्रूटिनी पीरियड के बाद में इसको रिज्यूम किया गया। अब एक चीज आपको समझनी होगी कि बजट में क्या है? डिमांड्स, और अगर इन पे वोटिंग हो गई तो फिर ये क्या हो जाते हैं? ग्रांट्स, यानी कि इतनी मनी ग्रांट हुई तो ये ग्रांट्स कहलाते हैं। तो ग्रांट्स का मतलब है कि जब भी डिमांड्स पे वोट करके उनको अप्रूव कर दिया जाए वो ग्रांट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब जब ये ग्रांट्स बन जाते हैं तो इन ग्रांट्स को फिर प्रोवाइड करा दिया जाता है डिपार्टमेंट वाइज, मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर के लिए साल भर। अब ये एक इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि ये जो वोटिंग होगी, वोटिंग का प्रोसीजर है, ये पूरा का पूरा वोटिंग होगा कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जिनमें से पहला पॉइंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का प्रिविलेज है वोटिंग करना, यानी लोकसभा को ही ये एक प्रोविजन दिया गया है, ये एक पावर दी गई है वोटिंग की, क्योंकि है तो ये मनी बिल्स की सीरीज ही ना, तो वोटिंग कौन करेगा? लोकसभा। और एक्सपेंडिचर बेसिकली किसको करना है? गवर्नमेंट को। तो ऑब्वियसली ये काम किसके पास है? लोकसभा का। राज्यसभा का ये राइट नहीं है, इस पे प्रिविलेज नहीं है इस पे वोटिंग करने का। सो इट इज सोनली द प्रिविलेज ऑफ, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा। तो ये लोकसभा का प्रिविलेज है। उसके अलावा ये जो वोटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ वोटिंग पार्ट, जिसपे वोटिंग किया जा सकता है उसी पे की जाएगी, यानी कि ये एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो खर्चे हम लोग बता रहे हैं उस बिल में प्रेजेंट कर रहे हैं, बजट के अंदर मनी बिल्स में हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पे वोटिंग होगी, ना कि एक्सपेंडिचर चार्ज। एक्सपेंडिचर चार्ज हम लोग देख चुके हैं, जो सैलरीज हैं प्रेसिडेंट की, स्पीकर की, सुप्रीम कोर्ट जजेस की, इन सबको हटा के, ये पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज जाके उस लेक्चर को देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखिए प्लीज। ओके, तो इन्हीं पे खुद मद्देनजर रखते हुए वोटिंग। अब क्या है, जब वोटिंग हो रही है तो वेरियस कट मोशंस लगाए जा सकते हैं। अब कट मोशंस क्या है, इनको इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है, जरा देखिए। सबसे पहला है पॉलिसी कट, और पॉलिसी कट का जो प्रोविजन है वो है, जो इसका टेक्स्ट है वो है, द डिमांड शैल बी रिड्यूस्ड टू ₹1। मान लीजिए कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट पेश किए, डिस्कशन हुआ, स्क्रूटिनी हुई, वोटिंग के लिए सभी बैठे। अब एक ऑपोजिशन के मेंबर उठते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर स्पीकर, रेस्पेक्टेड स्पीकर सर, आई वांट, मुझे इसमें पॉलिसी कट चाहिए। यानी कि जो पॉलिसी पे वोटिंग हो रही है, मान लीजिए वो पॉलिसी है 100 करोड़ की, उसको डिमांड है उसकी 100 करोड़ की, तो इन्होंने कट मोशन का इंट्रोडक्शन चाहा, और कट मोशन के इंट्रोडक्शन अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया, अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ, तो फिर जो वो पॉलिसी है उसको सिर्फ ₹1 दिए जाएंगे, 100 करोड़ नहीं, ₹1 दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पे जो लोकसभा है, इसका मतलब तो यही है, लोकसभा इज इन डिसएग्रीमेंट, ये टोटली डिसएग्रीमेंट में है विद द पॉलिसी, इस पॉलिसी के साथ टोटली डिसएग्रीमेंट में है, तभी तो ऐसा होगा। और अगर लोकसभा ही डिसएग्रीमेंट में है, और अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है पॉलिसी कट, यानी कि वो उसकी पॉलिसी मेकिंग पे ही, गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग पे ही भरोसा नहीं है लोकसभा को, और अगर ये हो जाता है तो तुरंत सेंशन हो जाएगा, और अगर तुरंत सेंशन हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो उसके बाद इनको कॉन्फिडेंस मोशन
कॉन्फिडेंस वोट सीख करना पड़ेगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख करना पड़ेगा। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता तो फिर इन्हें तुरंत रिजाइन भी करना होगा। सो दैट इज वाई पॉलिसी कट इज इंपॉर्टेंट। ये क्या बताता है कि जो बिलीफ है वो खत्म हो चुका है लोकसभा का, किसमें? पॉलिसी मेकिंग में, ऑफ द गवर्नमेंट में। तो इसीलिए उसका सेंशन होना चाहिए और उसके सेंशन होने के बाद में उनको रिजाइन करना होगा अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाते ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। उसके बाद है इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट कहता है कि द अमाउंट, जो अमाउंट है, मान लीजिए 100 करोड़ पिछला वाला, बी रिड्यूस्ड बाय एक्स। मतलब मान लीजिए कि 10 करोड़ में, मतलब जब ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, जब इस पे डिस्कशन हो रहा है, वोटिंग होने वाली है, तो उस वोटिंग के दौरान एक मेंबर ऑपोजिशन के खड़े होते हैं और कहते हैं कि रिस्पेक्टेड स्पीकर सर, आई वॉन्ट एन इकोनॉमी कट ऑफ 10 करोड़। तो इसका मतलब है कि जो लोकसभा है वो कंप्लीट इज नॉट इन डिसएग्रीमेंट, मतलब आपका वो डिसएग्रीमेंट में नहीं है। आप ये समझिए, आपको ये समझना होगा कि ये जो है ये डिसएग्रीमेंट में नहीं है, ये डिसएग्री नहीं कर रही, ठीक है, बट वांट्स कट, मतलब उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर भी मत कीजिए, कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब है कि नो सेंशन एंड नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा नेक्स्ट है टोकन कट। अब जरा टोकन कट की बात कर लें, तो ये कहता है अमाउंट शैल बी रिड्यूस्ड बाय 1 रुपी। अब आप बोलेंगे अगर 100 करोड़ की स्कीम है, 1 रुपए कम भी कर दें तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो इसका मतलब है कि ऑन एंड ऑन देखा जाए तो जो ऑपोजिशन एमपीज हैं, ऑपोजिशन के एमपीज हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो अनहैप्पी है ना। और ठीक है, वो कभी भी अनहैप्पी रहेंगे, है ना, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी हो ऑपोजिशन में, मतलब कोई भी सरकार हो, उसके अगेंस्ट में जो ऑपोजिशन है वो हमेशा अनहैप्पी रहेगा। तो टोकन कट के लिए आस्क कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए कहानी ये है कि जितने भी ये कट मोशंस हैं ये बिना सिंपल मेजॉरिटी के पास नहीं होंगे, और अगर गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी कि गवर्नमेंट आपकी मेजॉरिटी में है, यूनियन गवर्नमेंट, तो फिर इनका कोई एज सच पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, अगर ये इंट्रोड्यूस होते हैं तो ये पॉलिटिकल एजुकेशन के काम में आते हैं, जो पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को एजुकेशन मिलती है कि हाँ पॉलिसी कट भी है, इकोनॉमी कट नाम की भी, टोकन कट नाम की भी चीज होती है, अलग अलग कट्स होते हैं, राइट। एक चीज और इंपॉर्टेंट, जो 26 दिन का समय है वो दिया जाता है, 26 मैक्सिमम 26 डेज आर गिवन फॉर वोटिंग, ठीक है, ऑन ऑल डिमांड्स। जी हाँ, सारे के सारे डिमांड्स को के ऊपर 26 दिन के अंदर वोटिंग हो जानी चाहिए, 26 दिन के अंदर। अगर मान लीजिए कि 26वां दिन है और अभी भी 10-15 पॉलिसीज, 10-15 डिमांड्स है जिन पे वोटिंग नहीं हुई है, तो फिर इस्तेमाल होगा गिलोटिन का। और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर के पास एक्सक्लूसिव पावर है। स्पीकर क्या कर सकते हैं? गिलोटिन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब गिलोटिन में क्या होगा कि जितनी डिमांड्स हैं, ऑल डिमांड्स, इन पे वोटिंग हो जाए एट वंस, एक एक करके नहीं, क्योंकि समय नहीं है, एक बार में एट वंस खत्म कीजिए, राइट। तो ये गिलोटिन को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय द लोकसभा स्पीकर, क्योंकि वोटिंग तो वहीं पे ही हो रही है ना। फिर उसके बाद में है पासिंग ऑफ, ओहो फाइनेंस बिल आ गया, पहले पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल हम लोग देख लेते हैं। पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, पहले एप्रोप्रिएशन बिल का पासिंग देखेंगे, फिर हम लोग फाइनेंस बिल का पासिंग देखेंगे। वो गलती से इसमें ये आ गया, तो पहले हम लोग एप्रोप्रिएशन बिल का पासिंग देख लेते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इसे कहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस किया जाएगा? एट द एंड ऑफ वोटिंग फॉर डिमांड्स, है ना। जब डिमांड्स पे वोटिंग हो रही है, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पे वोटिंग हो रही है,
तो उसके एंड में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें सारे के सारे ग्रांट्स आ जाएंगे। देखिए ठीक है, आपने वोटिंग करवा ली, ग्रांट्स को अप्रूव करवा लिया, लेकिन अब आपको एक बिल चाहिए ताकि आप कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकें, क्योंकि कस्टोडियन कौन है? पार्लियामेंट, और बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के आप निकाल नहीं सकते, है ना। तो इसमें क्या है? ग्रांट्स है, उसके अलावा चार्ज एक्सपेंडिचर है जो कि लगना ही लगना है। तो इन सब पे यहां पे इंक्लूड करता हुआ ये बिल होगा और इसको फिर पास करवाया जाएगा बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, और एक बार ये पास हुआ तो जो एक्सपेंडिचर साइड है, एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ यूनियन बजट इज कंप्लीट। तो ये 26 दिन के अंदर कंप्लीट होगा, जैसा कि मैंने बताया था। अब आप समझे कि मैं क्यों कह रहा था यहां पे इसके बारे में, वोट ऑन अकाउंट के बारे में। सिंपल मेजॉरिटी है ना, बेसिकली क्या है कि वोट ऑन अकाउंट सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। लेकिन अब हो क्या रहा है, आपने देखा कि पहले प्रेजेंटेशन के 3-4 दिन तक जनरल डिस्कशन, अगर फरवरी के एंड डे में ये प्रेजेंट होता है तो मार्च तक डिस्कशन, मार्च स्टार्टिंग तक डिस्कशन चला, उसके बाद में 3 से 4 हफ्तों के लिए, 4 हफ्ते मान लीजिए, अप्रैल आ गया, फिर 26 दिन वोटिंग के लिए हैं। तो इसमें आप ये समझ पा रहे हैं कि मई आ गया ऐसा करते करते। और अगर मई आ गया और आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है तो फिर तो गड़बड़ है, आपके पास पैसा ही नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, जब तक ये एक्सपेंडिचर बिल पास नहीं होता और ये अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता, और ये पास होगा एट द एंड ऑफ वोटिंग, यानी 26वें दिन के बाद में। तो इसीलिए यहां पे जरूरत पड़ती है वोट ऑन अकाउंट की। लेकिन जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट थी 2017 में, उसने, मोदी गवर्नमेंट 1.0, इन्होंने एडवांसिंग द बजट एंड नोटिफाइंग द फाइनेंस एक्ट, इसको पास किया 2017, इसको 2017 में पास किया। और इन्होंने कहा कि अब नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो बजट है उसको लास्ट डे ऑफ फरवरी नहीं, अब इसको प्रेजेंट किया जाता है लास्ट डे ऑफ जनवरी। तो लास्ट डे ऑफ जनवरी को प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि ये सारी चीजें 1 महीने एडवांस में शिफ्ट हो गई। और इससे फायदा ये होता है कि जो टाइम फ्रेम है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर अप्रोप्रिएशन बिल है, वो 1 अप्रैल के पहले ही पास हो जाएगा और 1 अप्रैल से ही पैसा अवेलेबल हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास स्पेंड करने के लिए। सो वोट ऑन अकाउंट का प्रोविजन ही अब खत्म है। सो ये एक बेनिफिट हुआ है इस एडवांसिंग द बजट एंड नोटिफाइंग द फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत, राइट। सो ये पार्ट यहां पे हो गया। एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते, है ना। एक बार जो अप्रोप्रिएशन, अमेंडमेंट्स इन द अप्रोप्रिएशन बिल आर नॉट पॉसिबल, अमेंडमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि उस पर डिस्कशन हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। तो फिर एंड में आप अमेंडमेंट्स कैसे कर सकते हैं? अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। उसके अलावा लास्ट स्टेप है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। देखिए फाइनेंस बिल क्या करता है? रेवेन्यू साइड का ध्यान रखता है, इट टेक्स केयर ऑफ द रेवेन्यू साइड, है ना। तो फिर इसीलिए इसको भी पास कराना जरूरी है। और अकॉर्डिंग टू, अगर हम लोग देखें तो प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट, जी हाँ, 1931 का ये एक्ट है ना, अभी भी हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल बिल्स हैं, फाइनेंशियल और फाइनेंस अलग है, फाइनेंस बिल है, ये मस्ट बी पास्ड विद इन 75 दिनों के अंदर 75 डेज, ठीक है। जब बजट पेश हुआ 75 दिन के अंदर तब से, ठीक है। और वंस पास्ड, जो रेवेन्यू साइड है बजट का, वो भी कंप्लीट हो जाता है और पूरा बजट सेशन आपका कंप्लीट, राइट। सो दिस इज योर पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे ग्रांट्स भी हैं, जैसे आप समझ लीजिए, पहला है सप्लीमेंट्री ग्रांट। देखिए क्या है,
कि सप्लीमेंट्री शीट जैसे आप आंसर कॉपी में लेते हैं ना, जब आप आंसर लिख रहे हैं, मेंस का आंसर लिख रहे हैं, आपके पास में नहीं सफिशिएंट पेजेस हैं, आपने सप्लीमेंट्री ले ली, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम लिख रहे हैं, ऐसा हुआ, तो इसमें क्या होता है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कैसे प्रोवाइड होंगे, कि कोई स्कीम है, चलते चलते पता चला अरे यार और चाहिए, सो एप्रोप्रिएशन, और होता है बहुत बार ऐसा होता है, एप्रोप्रिएशन बिल्स हैं ये टू प्रोवाइड मोर फंड्स, ज्यादा फंड्स की जरूरत है फॉर स्कीम या पॉलिसी टू रन, है ना, स्कीम या पॉलिसी को अगर चलाना है तो उसके लिए ज्यादा फंड्स की एप्रोप्रिएशन बिल्स की ये कलेक्शन है। नंबर 2, उसके बाद है एडिशनल ग्रांट, ठीक है। अब क्या है, एडिशनल ग्रांट क्यों दिया जाना है भाई, कि मान लीजिए कोई एक एडिशनल एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है, अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर आ गया उस साल में और कोई नई सर्विस डेवलप होती है तो फिर उसके लिए ग्रांट की जरूरत है, और वो कहां से मिलेगा, एडिशनल ग्रांट से मिलेगा। उसके बाद है एक्सेस ग्रांट, ठीक है, ये एक्सेस ग्रांट है क्या, कि जैसे मान लीजिए 100 करोड़ है, ठीक है, अब 100 करोड़ खर्चा होना था, आपने क्या किया, 150 करोड़ खर्चा कर दिया, ठीक, खर्चा हो गया भाई, हो गया हो गया। अब ये खर्चा आपने कर दिया, अब लीगली ये 50 करोड़ आया कहां से, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से आप ले नहीं सकते करंट रनिंग ईयर में बिना अप्रोप्रिएशन बिल के, अप्रोप्रिएशन बिल पहले ही जा चुका है, तो फिर क्या होगा कि आप इसे पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से ले लेंगे, और फिर आपको पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया कमिटी ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट्री कमिटी को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये जो 50 करोड़ हैं ये आपने खर्च कहां पे किए, क्यों किए, कारण क्या था, है ना, और उसके बाद में फिर अगले बजट में ये 50 करोड़ जो है वो रिइंबर्स करा दिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक्सप्लेनेशन देना होगा। उसके बाद है वोट ऑफ क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट, अब मान लीजिए कोई एकदम नई स्कीम है जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ना, कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन आपको पता है पैसा लगेगा, ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, ब्लैंक चेक है ना, ये क्या है, ब्लैंक चेक, जो कौन देता है, लेजिस्लेचर देता है एग्जीक्यूटिव को, और बाद में इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है, इसको आप यूज कीजिए लेकिन बाद में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो ये अदर प्रोविजंस एंड अदर ग्रांट्स। एक्सेप्शनल ग्रांट भी होता है जो कि एकदम ऑल टुगेदर नई स्कीम कोई आई है और आपको कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में, अगेन सिमिलर टू वोट ऑफ क्रेडिट। सो इन दिस वे आवर सेशन ऑन यूनियन बजट गेट्स ओवर। यहां से टेक अवे पॉइंट्स क्या थे, की पॉइंट्स क्या थे, कि रेलवे बजट एंड यूनियन बजट कंबाइंड फ्रॉम 2017, एंड अब जो बजट पेश किया जाता है वो जनवरी एंड में पेश किया जाता है, ताकि जो ये हमारे पास में है प्रोविजन वोट ऑन अकाउंट ये खत्म हो जाए, और 1 अप्रैल यानी बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से ही गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दे। सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। पसंद आने पे प्लीज इसे शेयर कीजिए, दिल खोल के शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग, एंड वही हमारे लिए मोटिवेशन है। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस डेली अपलोड होते हैं, एंड जितना हो सके वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर करें, वही मोटिवेशन का एक कारण बनता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।